एक मिनट। हाँ, हेलो। ओके, गुड आफ्टरनून। मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग नेशनल इनकम करेंगे, ठीक है?
तो नेशनल इनकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर में से है, ठीक है। जैसे ये आपका मार्क्स भी कवर करता है काफी, और लाइक नॉट ओनली फॉर योर दिस सेमेस्टर, ये ओवरऑल आपके एजुकेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये भी समझने की नीड है कि इस नेशन में, हमारे इस पूरे इंडिया में, हमारे आसपास में क्या चल रहा है, कैसे हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। तो समहाउ सर अभी क्लास नहीं ले सकते, तो यू नो कि वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर आवर सिलेबस एंड विथ योर नीड्स ऑफ बेसिक कंसेप्ट। तो इसीलिए कुछ जगहों पे उन्हें हॉलीडेज की नीड है, मैंडेटरीली एंड इमरजेंसी। सो इसीलिए मैं इन चैप्टर्स को ले रही हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस दो ही चैप्टर हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज नेशनल इनकम, एंड उसके बाद एक और चैप्टर है, दैट्स ऑल। तो नेशनल इनकम को बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को क्या समझना है इस पूरे चैप्टर में, बेसिकली हम लोग इसके डिटेल्स को देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे, उन सारे टर्म्स को आपको इवेंचुअली एक एक करके अंडरस्टैंड करना है, और साथ ही साथ आपको सम्स भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने बुक में सारे ईयर्स के पेपर मैंने दे दिया है, कैसे कैसे सम्स आते हैं, कुछ कुछ मैंने सम्स प्रैक्टिस के लिए भी दिया है। बट आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि एक बार वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कुछ और परस्यू करते हैं, या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं नेशनल इनकम के बारे में, या पहले 11-12 में इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, उन लोग के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। लेकिन जो लोग वेरी फर्स्ट है, एकदम ही आज पहली बार वो पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो यू नीड टू सी दिस वीडियो 2 टाइम्स एटलीस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, और खुद से इन सारे टर्म्स को आपको वन बाय वन खुद को बाय हार्ट याद करना होगा, एंड देन आपको इसे फॉर्मूला को याद करके आपको सम्स सॉल्व करना होगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब नेशनल मतलब हमारा जो नेशन है, और इनकम मतलब हमारा जो इनकम जनरेट होता है, राइट, हमारा जो खर्चा, हमारा जो अर्निंग, राइट। तो नेशनल इनकम का डेफिनेशन यहाँ पे देखो, इसका पहले मतलब देखो एंड देन डेफिनेशन आई हैव गिवन डाउन देयर। नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसा, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स या सर्विस, जो अंत में हम लोग फाइनल गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उससे जनरेटेड जो टोटल अमाउंट जनरेट होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। हम लोग इस कंट्री के रेसिडेंट हैं, हम लोग इस यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे पले बड़े हैं, तो हम लोग सिटीजन हैं, हम लोग रेसिडेंट है इस कंट्री के। तो हमारे द्वारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से जो मॉनेटरी वैल्यू निकलता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि आप एक साल में या 2 साल में स्पेसिफिक पीरियड जो आपको दिया जाता है, उसको जब हम लोग काउंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम अर्न्ड थ्रू द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप रिवाइंड करिए, एकदम हिंदी में मैंने बोला है, तो ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इसका डेफिनेशन देखिए, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल इनकम, सारे इनकम को अगर हम लोग जोड़ें, अर्न बाय द इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल द्वारा अगर जोड़ा गया है, या बिजनेस से जो अर्न किया गया है, अगर नेशन में अगर इन दोनों का इनकम्स को हम लोग जोड़ते हैं, जैसे इनकम्स क्या हो सकता है, वेज हो सकता है, जो लोग लेबर्स को पैसा देते हैं, रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, या ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में अगर हम लोग को जो ये सब इनकम अर्न करते हैं इन सारे एग्जाम्पल्स द्वारा, तो वो हमारा डेफिनेशन हो गया नेशनल इनकम का। अब नेशनल इनकम का डेफिनेशन में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, प्रॉपर नेशनल इनकम का डेफिनेशन जैसा लिखा हुआ है, डेफिनेशन आप अपने शब्दों में नहीं लिख सकते, आपको वो याद करना होगा। ऑलराइट, अपने हिसाब से लिखने से वो फिर चेंज होने लगता है, ठीक है। इसके की फीचर्स मैंने यहाँ पे दिया है। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इन सारे चीजों को मैंने पर्टिकुलरली हाईलाइट किया है एक एक पॉइंट पढ़ के, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि हम इन सारे पॉइंट्स को कवर अप करें। टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ओनली द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज meant for final consumption is considered not intermediary goods। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है,
जैसे हम लोग कोई भी चीज है, कभी कभार होता है ना, डबल बार काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर करके अचानक से मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे मैंने डबल काउंट कर लिया। इन सारी चीजों को अगर अवॉइड करें, कैसे अवॉइड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनल। जैसे सपोज ये दो पेन है, ठीक है, इन दोनों पेन के निप्स में अलग, कैप्स में अलग कर दे रही हूँ, तो मैं इसको 4 काउंट कर रही हूँ। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट तो 2 है ना। तो ये हुआ आपका ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, जिसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब ये अलग अलग मैन्युफैक्चर में तैयार हो रहा है, इसका मतलब हम लोग इसको 4 पार्ट में कर सकते हैं, या 6 पार्ट में कैसे करेंगे, इसका निप को हम लोग अलग कर देते हैं, इसका रिफिल को, तो ये 6 हो गया। लेकिन अल्टीमेटली फाइनल गुड्स क्या है, ये 2 है, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मेजर्ड ओवर अ पीरियड, सिर्फ कोई स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए हम लोग इसे मेजर करते हैं, जैसे कोई फाइनेंशियल ईयर हो गया। इंक्लूड करते ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग इंक्लूड करते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज जैसे कि आप लोग ब्लैक मार्केट इनकम हो सकते हो, हाउस होल्ड के हो सकते हो, वो सब आर नॉट इंक्लूडेड, ये सब इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही इंक्लूड होता है। और इसका नेट कंसेप्ट क्या है, ऑफन कैलकुलेटेड आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा एक्चुअल इनकम होता है उस पे। एंड इन इनकम ऑफ सिटीजन्स दैट इज नेशनल, जैसे हम लोग इस नेशन के सिटीजन है, जो हम लोग यहाँ पर रेसाइड करते हैं, रेसिडेंट है। इन सम मेजर्स लाइक जीएनपी, जीएनपी हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इनकम अर्न बाय द सिटीजन्स अब्रॉड इज इंक्लूडेड। देखो, अगर आप इस इंडिया के सिटीजन हो, अगर आप यहाँ से बाहर भी जाते हो, बाहर जाके भी अगर आप इनकम अर्न करते हो, स्टिल वो हमारा इनकम माना जाएगा, क्योंकि आप हमारे देश के सिटीजन हो। इनकम अर्न बाय द फॉरेनर्स इनसाइड द कंट्री इज एक्सक्लूडेड। अब फॉरेनर, कोई बाहर का आदमी यहाँ आके इनकम अर्न कर रहा है, वो हमारे नेशनल इनकम में नहीं आता है। हमारा इनकम मतलब, जैसे कि आप सपोज मान सकते हो, हमारा घर पे हमारे फैमिली मेंबर्स अगर बाहर से भी कमाई कर रहे हैं, तो वो बाहर का नहीं, वो हमारा ही घर का इनकम है। वैसे ही हमारे देश से लोग अगर बाहर जाके भी इनकम करे, वो भी हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। या बाहर के लोग आके यहाँ पे, जैसे बाहर का कोई वर्कर आया आपके घर में काम किया, आपने उसको पे किया, तो क्या वो आपका इनकम है? नहीं, वो उनके घर का इनकम है। ऑल राइट, कॉम्पोनेंट्स क्या क्या आता है नेशनल इनकम में, वेजेस, सैलरीज, जैसे मैंने ऊपर बोला, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, ठीक है। मिक्स्ड इनकम जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ऐसा। डिफरेंट वेज टू मेजर नेशनल इनकम, अलग अलग तरीकों से हम लोग नेशनल इनकम को नापेंगे कैसे, मेजरमेंट मतलब नापना, तो हम इसको नापेंगे कैसे, अलग अलग तरीकों से हम इसे नाप सकते हैं। कैसे? इनकम मेथड से नाप सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से। जैसे इनकम मेथड हम सारे इनकम्स को ऐड कर देते, जैसे विजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दे रहे हैं। और तीसरा है प्रोडक्शन मेथड, जैसे एट द टोटल वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कितना प्रोड्यूसिंग यूनिट है, उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो हमारा वो आ गया प्रोडक्शन मेथड। सिंपल फॉर्मूला, अगर हम लोग इस फॉर्मूले को देखें, फॉर्मूला क्या है नेशनल इनकम का फॉर्मूला, ये जो सारे फॉर्मूलाज मैं अभी बता रही हूँ, या तो आप लोग ध्यान से सुनो, या तो वापस से क्लास देखो तब ध्यान से सुनो, ठीक है। और आपको इंस्टेंट याद करना है, तभी आप इसे सॉल्व आउट कर पाओगे, या फिर जब वीडियो बंद हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा, आप बाद में वापस से देख के इसको लर्न करके देन से सॉल्व करना, ठीक है। ये नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और फर्स्ट टाइम एक्सपेक्ट करो कि अभी समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट, ठीक है। अल्टीमेटली आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आप अगर, हाँ, एक ही बार में कब समझ में आ सकता है, जब आप फुल कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला है इनकम मेथड का, नेशनल इनकम, एनपी। एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग एफसी भी बोलते हैं। जैसे हम लोग वेजेस ऐड कर रहे हैं, रेंट ऐड कर रहे हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, इन पांचों को जब हम लोग ऐड करें तो हमें क्या मिल जा रहा है? नेशनल इनकम। इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन को हम लोग, पॉलिसी जब लोग बनाते हैं उसमें हम लोग हेल्प मिलता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मदद करता है। इंटरनेशनल कंपैरिजन, हमारा देश कितना कमा रहा है, बाहर का देश कितना कमा रहा है, उसमें कंपैरिजन करने में मदद करता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें प्लान और डेवलप हमें और कितना करना है, ये भी मुझे मदद मिलता है। ऑलराइट, जीएनआई दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसको लोग जीएनआई से डिनोट करते हैं। हमेशा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग जीएनआई से डिनोट करते हैं, तो वो हो गया जीएनआई।
वेट। ओके, नेक्स्ट देखो, जीएनआई क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम। इट इज द टोटल इनकम अर्न बाय द कंट्रीज रेसिडेंट। जैसे आपको पता है कंट्री जो हम करते हैं तो हम लोग कंट्रीज के रेसिडेंट, तो जो हम लोग टोटल इनकम अर्न कर रहे हैं या हमारे बिजनेस से जो अर्न हो रहा है, इंक्लूडिंग एनी इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, अगर मैं बाहर के देशों से भी अगर कोई इनकम अर्न करती हूँ वो भी इसमें काउंट होगा, लेकिन माइनस करेंगे क्या? फॉरेनर्स विद इन द कंट्री। अगर मेरे कंट्री में बाहर के कोई मेंबर आके, बाहर के देशों में रहने वाले, वो आगे कुछ अर्न करके लेके जाते हैं, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ये इसका डेफिनेशन है, साथ ही साथ आपको इसे समझना है और इसे याद भी करना है, तभी जाके आप सम सॉल्व कर पाओगे। अगर कोई आपको बोलेगा, क्वेश्चन दे दिया, आपको बोला जीएनआई निकालने और आप सबको इंक्लूड कर दिए, नहीं, आपको सबको इंक्लूड करना है, लेकिन एक्सक्लूड क्या करना है? फॉरेनर अगर आके हमारे कंट्री में कुछ अगर इनकम करते हैं तो उसे हमें एक्सक्लूड करना है। इट इज सिमिलर टू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो, जीएनआई और जीएनपी लगभग सेम है, क्योंकि जीएनपी पहले से यही चला हुआ आ रहा है, लेकिन अभी इसका न्यूएस्ट फॉर्म है जीएनआई। ऑल राइट, इट इज सिमिलर टू जीएनपी एंड इट इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में अभी ज्यादातर हम लोग जीएनआई को देखते हैं। फॉर्मूला देखो, रेंट वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये है इसका जीएनआई का फॉर्मूला। इंक्लूड क्या करता है? वर्किंग और इन्वेस्टिंग अब्रॉड। अगर आप बाहर देशों से कुछ कमाते हो, सिटीजन हो आप यहाँ के, तो भी उसे इंक्लूड किया जाएगा। फॉरेनर वर्किंग विद इन द कंट्री, उसे हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख लेना। फिर एनएनआई क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एनआई। देखो, ये सारे जो डेफिनेशन जहाँ पे एमएस लिखा हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये पर्टिकुलरली आपको इसी बुक में मिलेगा, तो क्लियरली आप इन चीजों को फॉलो अप करें। ठीक है, आप अगर सोचोगे कि नहीं मैं दूसरा किसी बुक से इसको मैच आउट करने का कोशिश करूंगी, इट्स माय डेफिनेशन, मैं इसे प्रोवाइड कर रही हूँ। माय डेफिनेशन मतलब इस टर्म को किस तरह से रिफ्लेक्ट करना है वो कर रही हूँ, डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकता। तो ये मेरा राइटिंग ऑफ स्टाइल है, तो आपको ये सिर्फ इसी बुक में मिलेगा। दैट्स वाई पर्टिकुलरली कुछ कुछ पॉइंट में जो मैंने कंक्लूड किया उसे मैं एमएस से लिख दे रही हूँ, तो आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि इट इज ओनली अवेलेबल इन दिस मैट ओनली। ठीक है, एनएनआई इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस ग्रॉस इनकम से डेप्रिसिएशन को माइनस हम लोग को मिल जाता है एनएनआई। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो हमें मिल जाएगा नेट। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ग्रॉस से अगर डेप्रिसिएशन माइनस जाएगा तो हमें मिल जाएगा नेट। ऑल राइट, okay, of capital goods like wear and tear of machinery, tools, etc. It reflects the actual income available to a nation after accounting for loss and capital asset. अगर capital asset में आपका कुछ loss हुआ है, उसको डिडक्ट करने के बाद जब आप उन चीजों को देखते हो, जैसे डेप्रिसिएशन को माइनस करके जब आप देखते हो, नेट मतलब अब वो अल्टीमेटली यही आपका करंट है जो आपके पास इनकम बचा हुआ है। ऑलराइट, एमएनआई क्या है? मार्केट नेशनल इनकम। मार्केट नेशनल इनकम क्या है? रेफर टू द नेशनल इनकम मेजर्ड एट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में जो, जैसे इस बॉटल का भी प्राइस है सपोज मार्केट में 500 रुपीज, ठीक है, पहले इसका प्राइस था सपोज 1000 रुपए, अभी जो मार्केट प्राइस है उससे रिलेटेड जब हम लोग बजट को बना रहे हैं तब ये हो जाएगा मार्केट नेशनल इनकम, विच इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड करते हैं, जैसे जीएसटी, और सब्सिडीज को एक्सक्लूड करते हैं। जैसे सर ने आपको पहले बताया था कि सब्सिडीज मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट से हम लोग को मिलता है, तो उसको जब हम लोग एक्सक्लूड करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करते हैं तो ये हमारा हो गया एमएनआई। दिस इज ऑफन फॉर्म इन विच नेशनल इनकम इज फर्स्ट मेजर्ड बिफोर एडजस्टिंग फॉर फैक्टर कॉस्ट। अब इसका आप लोग ये देख लो फॉर्मूला, दैट इज नेट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट, इंक्लूड करें हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को हम लोग माइनस कर देंगे। दिस रिफ्लेक्ट द एक्चुअल प्राइस पेड बाय द कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, नॉट जस्ट फॉर प्रोडक्शन। ओके, आरएनआई क्या होता है? रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम मतलब एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जब टाइम के साथ साथ दाम बढ़ता रहे। इट रिफ्लेक्ट्स द
ट्रू परचेजिंग पावर। अब दाम बढ़ रहा है, आपका इनकम अगर नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको रिफ्लेक्ट करता है। आप मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, मैंने इस इन्फ्लेशन के बारे में भी आप लोग को बताया है। शॉर्ट्स चेक करना, क्योंकि मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसमें छोटे छोटे टाइम पीरियड, मतलब छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टाइम पीरियड में कवर करती हूँ। तो इन सारे जो जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स है, जो आपको जानने की जरूरत है, वो सारा कुछ उसमें कवर किया गया है। तो आप इसके लिए भी वो वीडियो को रेफर कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? RNI, दैट इज नॉमिनल नेशनल इनकम प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जो समरी टेबल है, मैंने GNI, NNI, MNI एंड RNI के लिए मैंने पूरा ये लेवल आप लोग के लिए फॉर्मेट किया है। तो ये आप लोग को बहुत ही मदद मिलेगा, ताकि आप लोग इससे आराम से पढ़ सको। सारा कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप आराम से इसे देख लेना। ओके, बेसिस ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, देखो क्या क्या बेसिस बोले, ये सीरियल नंबर है, ये एग्रीगेट है, इसका फुल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन है, फॉर्मूला है, एकदम जिस्ट वे में मैंने आपको बता दिया। देखो, GDP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP, मतलब मार्केट प्राइस। देखो, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज बाउंड्री एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, मेरे कंट्रीज के बाउंड्री के अंदर जो मार्केट प्राइस में जो मेरा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, उसको मैं GDP एट मार्केट प्राइस बोल रही हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है? जब हम लोग इन CIG को ऐड करते हैं, और ऐड करेंगे लेकिन x माइनस n के बाद। ठीक है, बॉडमास रूल आप लोग को पता होगा, जब लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो वैसे रूल से हम लोग एक एक करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम लोग निकल के आते हैं GDP MP। अगर आपको नहीं पता, आप पीछे कमेंट में मेरे को बोल सकते हो, या आप मुझसे पूछ सकते हो, तो वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, बट आई होप कि हम लोग एकदम शुरुआती दिनों से पढ़ते हैं, जब हम लोग के क्लास 8-9 से मैथ्स होता है, हम लोग स्टार्ट ही करते हैं बॉडमास रूल से। ठीक है, GDP एट फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये क्या बोले, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फिक्स्ड कॉस्ट, GDP एट मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका ये फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग माइनस करते हैं, सब्सिडी को ऐड करते हैं। देखो, ये सारा हम लोग पढ़ लिया। ये है फॉरेन फॉरेन से जो हम लोग, अब्रॉड से जो हम लोग इनकम अर्न करते हैं, उसको जब हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ये हो गया GNP एट फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो गया GNP एट मार्केट प्राइस। उसके बाद है NP एट मार्केट प्राइस, NNP एट फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब दो पर्सपेक्टिव मैंने दोनों में दे दिया। तो GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, या GNP एट फिक्स्ड प्राइस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। पर्सनल इनकम, देखो पर्सनल इनकम क्या होता है, जिसको हम लोग PI से डिनोट करते हैं। इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स देने के पहले जब हम लोग इनकम अर्न करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल इनकम। जो हम लोग नेट इनकम और माइनस कर देते हैं अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, टैक्स माइनस कर देते हैं, और ट्रांसफर प्रॉफिट जो हम लोग माइनस कर देते हैं, जो मेरे हाथों में बचता है, वो हो गया मेरा पर्सनल इनकम। सारी चीजों, सारे एक्सपेंसेस को जब हम माइनस कर देते हैं। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये क्या है? DPI, इनकम लेफ्ट इंडिविजुअल आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्स। जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं, तब हम लोग के हाथ में जो मेरा इनकम बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल टैक्सेस को जब हम लोग माइनस कर देते हैं। रियल नेशनल इनकम, इनकम एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया। NNI, इसका ये आपका फॉर्मूला है, NNI डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स को PI बोलते हैं, टू 100, और ये NNI डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। क्लियर? ये सारा आप लोग को लर्न करना है विदाउट एनी शॉर्टकट। पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, यू इवेंचुअली हैड टू लर्न द थिंग्स। ठीक है, लर्न मतलब क्या, आपको समझ के पढ़ने, ये नहीं कि आप जैसे तैसे पढ़ लो। ओके, फिक्स कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ये सब कुछ हम लोग को पता होता है, बट स्टिल मैं इस नोट्स को और भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सारे स्टूडेंट को कंसिडर करते हुए मैंने ये नोट्स बनाए, इसलिए वो ऊपर लिखा हुआ है, नोट्स बाय मिष्टी मैम, इसको भी आप लोग फॉलो करिए। FC होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है? एक्सक्लूडिंग, जब हम लोग इनडायरेक्ट को माइनस कर देते हैं और सब्सिडीज को इंक्लूड कर देते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है? जब हम लोग इनडायरेक्ट को इंक्लूड करते हैं, लेकिन सब्सिडीज को हम लोग माइनस करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? जब हम लोग इनकम पेड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन, जब हम लोग को कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? जैसे हम लोग को पेंशन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, सब्सिडीज मिलता है, तो हम लोग ये सब चीजों को ऑफर करते हैं, तो वो हो गया हमारा ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, इन ये सारे आपके वर्ड्स है, छोटे छोटे टर्म्स है, आप इसको और भी डिटेल में समझ सकते हो। जीडीपी मैंने बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे रहा है,
सी रिलेटेड एक्स माइनस एन। तो जीडीपी होता क्या है, इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यूजुअली फाइनेंशियल ईयर। जो मैंने ऊपर पढ़ा था उसको मैंने वापस से डिस्क्राइब फॉर्म में यहाँ पे दे दिया है। इससे हमें मदद क्या मिलता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रीज के इकोनॉमिक हेल्थ और ग्रोथ रेट हम लोग पता कर सकते हैं। इसके कुछ मेजर्स होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड होता क्या है, जब हम लोग नेशनल इनकम में नेट वैल्यू एडेड को मेजर कर पाते हैं, जैसे प्रोडक्टिव यूनिट इन द इकोनॉमी। ये क्या है, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। देखो जब इस ये साइन है इसको हम बोलते हैं सम, समेशन। क्या बोलते हैं, समेशन। तो इसमें देखो, जब ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसके बाद हम जब डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, जब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को NFI बोलते हैं, जब इसको हम माइनस प्लस करते हैं तब हम लोग का आ जाता है नेशनल इनकम। ये हमारा हो गया एक एक मेथड नेशनल इनकम को निकालने का। देखो प्रोडक्शन मेथड में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जब इनकम मेथड आता है तो हम लोग इनकम का फॉर्मूला यूज करते हैं, जब एक्सपेंडिचर मेथड आता है तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, तीनों से ही हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर मेथड बता दिया तो आप उससे कर सकते हो, या जो भी मेथड आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हो, एज पर आपको जो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको भी ध्यान में रखना है। और बाकी यहाँ पे मैंने एक एक लाइन डेफिनेशन आपको दे दिया है जो मैंने ऊपर बताया। मेजर द नेशनल इनकम बाय सम इनकम अर्न बाय द ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब हम लोग इनकम को अर्न करते हैं और जब उसको ऐड करते हैं, जितने भी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं उसको हम लोग इनकम मेथड में जोड़ते हैं, और जब हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर को माइनस करके चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। आई एम अगेन रिपीटिंग, आपको ये वीडियो 2 बार देखने की नीड है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है, और इस कंसेप्ट को मैं जैसे पढ़ाती जा रही हूँ, इट इज द ओनली वे टू मेक यू अंडरस्टैंड। इससे ज्यादा तोड़ के आप इसे नहीं समझ सकते, इसमें आपको खुद समझने की नीड है, क्योंकि मैं अगर आपको समझा रही हूँ, यू हैव टू कंट्रीब्यूट योरसेल्फ टू मेक यू अंडरस्टैंड इन इट। और ज्यादातर आपको इसमें 50-50 है, 50 आपको समझना है, 50 आपको याद करना है, ये फॉर्मूलाज। ऑलराइट, अदर कन्वर्जन्स यूज, ये देखो तीन टाइप के मेथड्स ही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और भी मेथड्स यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। देखो सिर्फ सिलेबस कवर करना इज द नॉट द टॉपिक, हमें थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। ऑलराइट, फ्रॉम जीडीपी टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से देखो नेशनल इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं, जीडीपी से अगर हम लोग को नेशनल इनकम तक जाना हो तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अगर हम लोग को मार्केट प्राइस से जाना तो मार्केट प्राइस डायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडीज को ऐड करेंगे। प्रिकॉशंस हम लोग जब मेजर करते हैं हम लोग को क्या क्या चीजें अवॉइड करना है, डबल काउंटिंग में अवॉइड करना है, इंक्लूड करना हमें फाइनल गुड्स ताकि हम लोग का डबल काउंटिंग ना हो, डो नॉट ट्रांसफर पेमेंट, पेंशन, स्कॉलरशिप को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, और इलीगल एक्टिविटीज या हाउस होल्ड वर्क से अगर कुछ कमाई होता है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। यार छोटा सा मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये एक क्वेश्चन है, इफ अगर मानो एक साल में आपका वेजेस है 2000 करोड़, ठीक है, रेंट है आपका 500 करोड़, से 300 करोड़ और प्रॉफिट है 700, तो हमको निकालना क्या है, और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 100 करोड़। अगर मेरे को यहाँ पे NI निकालना है तो हम इन सारी चीज को ऐड करें, जैसे 200 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 700 प्रॉफिट भी इंक्लूड करते हैं, प्लस जो नेट इनकम मैंने अब्रॉड से कमाया है उसे भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। अब आप कैलकुलेट करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। सॉरी, that's it, 25307001. Okay, it is 36. See, national income it is 3600 crores. ठीक है, that is 3600 crores. इनकम इन नेशनल इनकम कंटेक्स्ट, हम लोग इनकम वर्ड को समझेंगे, लेकिन किस आपका जो पर्सनल इनकम वो सब नहीं, नेशनल इनकम के तहत इनकम को क्या बताया जाता है। अच्छा, क्लासरूम में जैसे आप घर पे बैठे हो तो उस बैठने को हम क्लासरूम में आप बैठे हो सेट डाउन,
उस बैठने में फर्क है। अगर आप घर पे ऐसे पैर पे पैर चढ़ा के बैठो, हाथ हाथ चढ़ा के ऐसे करके फोन स्क्रॉल करो, उसका बैठना और क्लासरूम में बैठने में फर्क है। वैसे ही इस इनकम और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इनकम वर्ड को समझेंगे कि इकोनॉमिक्स में इनकम रेफर होता है जो अर्निंग एक इंडिविजुअल रिसीव करता है, हाउस होल्ड से हो सकता है, नेशंस फॉर प्रोवाइडिंग प्रोडक्शन से हो सकता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, उसको हम लोग इनकम बोल रहे हैं। इट कैन बी एट इंडिविजुअल लेवल, जैसे सैलरी आपको मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। और नेशनल लेवल क्या हो सकता है, ऑल फैक्टर्स ऑफ इनकम, कोई भी तरह का इनकम अगर आपको मिल रहा है, इसको हम लोग नेशनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलते हैं, इनकम। ऑलराइट, इनकम इज इक्वल टू जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होता है, it is the total income actually received by all individuals and household in the country from all sources before paying direct taxes। डायरेक्ट टैक्स देने से पहले जो ऑल जितने इंडिविजुअल्स है, सारे से जो हम लोग अलग अलग सोर्सेस से इनकम अर्न करते हैं, उन सारे चीजों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पर्सनल इनकम, जिसको हम लोग पीआई से भी डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑल फैक्टर्स लाइक इनकम लाइक वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। ऑलराइट, फॉर्मूला देखो, पीआई में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, पर्सनल इनकम में नेशनल इनकम माइनस कर देंगे हमारा प्रॉफिट्स, माइनस कर देंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट करना बचा है, मतलब एक्सपेंस। कॉर्पोरेट टैक्स भी हमारा एक टाइप ऑफ एक्सपेंस है। उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट जो हमें देना है उसको भी, एंड देन हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, वेज, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड और पेंशन स्कॉलरशिप। इससे हमारा निकल के आ जाएगा पर्सनल इनकम। ठीक है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल मतलब डिस्पोज ऑफ करना, मतलब अलग कर देना। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या है, इतना पोर्शन ऑफ इनकम, अगर जैसे ये पूरा का पूरा अगर एक इनकम है, मैंने इतना पोर्शन इसको अलग कर दिया, तो ये हो गया डिस्पोजेबल ऑफ इनकम। कैसे, इन द पोर्शन ऑफ पर्सनल इनकम लेफ्ट विद इंडिविजुअल्स आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्स। जब हम लोग वो डायरेक्ट वो कैप को जब हम लोग हटा दे रहे, सपोज वो डायरेक्ट टैक्स है, आप अपनी इनकम से डायरेक्ट टैक्स को दे दिए, अब जो आपके हाथ में बचा वो हो गया आपका डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इट इज द इनकम अवेलेबल टू स्पेंड ऑन। कहाँ कहाँ स्पेंड कर सकते हैं, आपके कंजम्पशन पे या आपके सेविंग्स पे। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज पीआई माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, शोज हाउ मच पीपल कैन एक्चुअली स्पेंड और सेव। ये हमें दिखाता है कि एक पर्सन कितना अपने इनकम को सेव कर सकता है या स्पेंड कर सकता है। ठीक है, पर कैपिटा नेशनल इनकम, ये सारे टर्म्स हम लोग इसलिए पढ़े क्योंकि ये सारे टर्म्स आपको नेशनल इनकम में जरूरत है। पर कैपिटा नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा नेशनल इनकम इज द एवरेज इनकम पर पर्सन इन अ कंट्री इन अ ईयर। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, ऑनलाइन आप लोग को समझ में आ रहा है, बोलिए। आई गेस आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि नेशनल इनकम शायद आपने पढ़ा होगा। इफ इट इज नॉट क्लियर एट एनी ऑफ द पॉइंट, क्लास के बाद मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी या आप बीच में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ऑलराइट, ओके। पर कैपिटा नेशनल इनकम क्या होता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल बाय द टोटल प्रोडक्शन। जब हम लोग टोटल पॉपुलेशन जितने भी इंडिविजुअल्स है उसको जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं अपने नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम मतलब क्या, इस पूरे, सपोज एक इंडिया है, सपोज ये पूरा, इसमें नेशनल इनकम हो रहा है सपोज, ठीक है, ये पूरा इंडिया है, इसमें नेशनल इनकम हो रहा है। अगर इसका पॉपुलेशन इतना है, इस पॉपुलेशन को अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा पर कैपिटा आ जाएगा। जैसे हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, तो जो मेरा टोटल प्राइस है, अगर आपके पास 10 बिस्किट्स है तो पर पैकेट आपको 10 रुपए पड़ा है। आपको कैसे पता, आपको इस तरह से पता कि अगर दुकानदार आपसे 100 रुपए ले रहा है और 10 पैकेट आपको दे रहा है, आप क्या करो, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वैसे ही हम लोग करें इनकम, जो नेशनल इनकम है उसको हम लोग टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं। मेजरमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इससे हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर कर सकते हैं, मतलब जो पर पैकेट था उसका 10 रुपए उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट है, वैसे ही हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन कितना इनकम प्रोवाइड कर सकता है। कंपेयर इकोनॉमिक वेलबींग अक्रॉस द कंट्रीज और स्टेट्स। आई होप इट इज क्लियर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर्स। चलो अब आ गए इंपॉर्टेंट वंस, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देखो सर्कल में इनकम फ्लो हो रहा है, इसको मैं तोड़ के समझा रही हूँ।
सर्कल में इनकम फ्लो हो रहा है, लेकिन 2 सेक्टर वाला इकोनॉमी में पहले पढ़ेंगे, फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखो, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल हमें ये दिखाता है जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है मनी में और हमारे हाउस होल्ड और फर्म्स। तो 2 सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड, एक है फर्म, एक है हाउस होल्ड, एक है फर्म। यहाँ से लेकर यहाँ जो मनी जा रहा है या यहाँ से लेकर जो मनी यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। 2 सेक्टर में, एक सेक्टर क्या है हाउस होल्ड, एक सेक्टर है फर्म्स, फॉर्मिंग अ क्लोज लूप इन इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड। लूप मतलब क्या, कोई भी चीज है जब बार बार हो रहा है, सेम पैटर्न में हो रहा है, तो वैसे हाउस होल्ड से फर्म में जा रहा है, फर्म से हाउस होल्ड में जा रहा है, हाउस होल्ड से फर्म में जा रहा है, फर्म से हाउस होल्ड में जा रहा है। तो ये क्या है, मनी फ्लो कर रहा है एक लूप में जिसमें गवर्नमेंट का या किसी भी फॉरेन ट्रेड का कोई हाथ नहीं है। हाउस होल्ड देखो, ओन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड मतलब आप लैंड से कुछ मनी इनकम कर रहे हो, लेबर से, कैपिटल से, एंटरप्राइज से। आप फर्म्स को प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोवाइड दिस टू द फर्म। आप जो भी पैसा कमा रहे हो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज से, आप उसको फर्म में प्रोवाइड करो। सपोज ये हाउस होल्ड है, सपोज करने की नीड नहीं, मैंने आप लोगों को फोटो यहाँ दिया है, या लुक एट दिस, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है। तो यहाँ से मनी जा, देखो यहाँ से मनी को भेजा, कैसे भेजा, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एंटरप्राइज। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग फर्म में दे रहे हैं। फर्म क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ कमोडिटीज, वो गुड सर्विस को सप्लाई कर, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर वापस से क्या हो रहा है, यहाँ से वापस जा रहा है, कैसे जा रहा है, पेमेंट ऑफ कमोडिटीज। मैंने कमोडिटीज का पेमेंट किया, किस बेसिस पे, फर्म मेरे क्या दे रहे हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये हो गया फैक्टर सर्विस, जो फर्म हमको रेंट, वेजेस और प्रॉफिट दे रहे हैं। वापस से एक बार समझते हैं, अगर किसी को कोई भी डाउट है वापस से समझो। देखो, हाउस होल्ड में हम लोग लैंड, लेबर और कैपिटल दे रहे, फर्म फर्म में क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, ये हो गया गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब वापस से हम लोग इस दे रहे हैं क्या, पेमेंट फॉर कमोडिटीज, और वापस फर्म में दे रहा है द पेमेंट फॉर फैक्टर्स और सर्विसेज। आई होप नाउ इट इज क्लियर। अब ये वाला हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को, फिर रिसीव फैक्टर पेमेंट, जैसे वेज, रेट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लिखा हुआ था, स्पेंड देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वही चीजों को मैं यहाँ पे तोड़ तोड़ के लिखा। अगर आपको वो जो डायग्राम मैंने दिया है फोटो, वो अगर आपको समझ में आ रहा है, देखो अल्टीमेटली जब आप इस क्वेश्चन को वहां पे अटेम्प्ट करोगे, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये ड्रॉइंग आपको करना जरूरी है, ये आपको बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। तो इसको याद रखना, अगर वो ड्रॉइंग आपको समझ में आ जा रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली आप उसको तोड़ के लिख सकते हो। फर्म का क्या है, हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर हाउस होल्ड। पहले वो हायर करता है जो भी मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसके बाद वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और फिर सेल आउट कर दे रहा है, एंड इनकम वो फैक्टर सर्विस पे पे कर रहा है। फ्लो देखो, टाइप ऑफ फ्लो, डायरेक्शन, रियल फ्लो जो है वो हाउस होल्ड से फर्म की ओर जा रहा है, फर्म से हाउस होल्ड जा रहा है, सेम थिंग, ठीक है। और ये मनी फ्लो, फर्म से हाउस होल्ड की तरह जा रहा है, फिर हाउस होल्ड से फर्म की तरह जा रहा है। assumptions of two sector models, only household and firm exist। ये जो 2 सेक्टर मॉडल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड रहेगा और एक फर्म रहेगा। हाउस होल्ड स्पेंड ऑल इनकम, हाउस होल्ड क्या करते हैं, सारे इनकम्स को फर्म में दे देता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, नो टैक्स, नो फॉरेन ट्रेड। फर्म्स प्रोड्यूस ओनली फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, द आउटर लूप ऑफ अ डायग्राम शोज द फ्लो। ये एक्सप्लेनेशन है इस डायग्राम का जो मैं अभी आपको बताई हूँ। और कंक्लूजन देखो, द सर्कुलर फ्लो क्या शो करता है, सप्लाई, हाउस होल्ड सप्लाई कर देता है अपना रिसोर्सेज और डिमांड को, गुड्स को। फर्म डिमांड रिसोर्सेज, फर्म क्या करता है, डिमांड करता है रिसोर्सेज और सप्लाई करता है गुड्स को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इनकम जा रहा है, एक्सपेंडिचर जा रहा है, और इनकम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम व्हेन टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ये आपको याद करना है। जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कि 2 सेक्टर इनकम था, अब हम लोग समझेंगे 3 सेक्टर ऑफ इनकम। सबसे पहले हमें ये देख लेना है इन 3 सेक्टर इनकम में है क्या, इसको समझो। पहले क्या था, फर्स्ट सेक्टर हाउस होल्ड, दूसरा था फर्म। अब बीच में आ जाता है थर्ड, फाइनेंशियल मार्केट यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी।
पहला वाला हम लोग क्या पढ़े, 2 सेक्टर इकोनॉमी, ये हो गया 3 सेक्टर इकोनॉमी। ये क्या है, देखो सबसे पहले हमारे यहाँ से जा रहे हैं सेविंग्स, किसको, फाइनेंशियल मार्केट को जा रहा है। फाइनेंशियल मार्केट हमें क्या दे रहा है, सेविंग्स से हमें दे रहा है बोरोइंग्स, हम कुछ बोरो कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट फर्म्स को भी दे रहा है बोरो करने के लिए। देखो फाइनेंशियल मार्केट दोनों तरफ से दे रहा है। सी, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, वापस से मैं बताती हूँ, ओके सी, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2। हाउस होल्ड भी फाइनेंशियल मार्केट को सेविंग्स देता है, फर्म्स भी फाइनेंशियल मार्केट को सेविंग दे रहा है, फाइनेंशियल मार्केट दो को बोरोइंग्स दे रहा है। अब क्लियर हुआ, ठीक है। अब फाइनेंशियल मार्केट गवर्नमेंट भी इसको सेविंग्स दे रहा है, ये इसको भी बोरोइंग्स दे रहा है, मतलब 3 तरह से सेविंग्स आ रहा है और 3 तरह से बोरोइंग्स जा रहा है। अब हाउस होल्ड क्या करता है, गवर्नमेंट को पे करता है टैक्स, फर्म्स भी क्या करे, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। गवर्नमेंट क्या दे, ट्रांसफर पेमेंट दे हाउस होल्ड को, और कंपनीज को क्या दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं फर्म्स को, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक और चीज दे रहा है कंपनी को और हाउस होल्ड को दे रहा है फैक्टर पेमेंट, और कंपनीज को दे रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, देखो ये गोल गोल घूम रहा है, नीचे बस गोल गोल घूम रहा है और कुछ नहीं। ये चीज क्लियर है, ऊपर हम लोग पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 3 सेक्टर्स क्या क्या है, हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट, ठीक है। सेक्टर एंड देयर रोल्स, हाउस होल्ड क्या करता है, ये मैंने ऊपर ही पढ़ा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकम, टैक्सेस, ट्रांसफर पेमेंट, ये है हाउस होल्ड का काम। फर्म्स का काम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर इनकम, टैक्सेस, गवर्नमेंट सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, टैक्स को कलेक्ट कर रहा है और पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर रहा है और सब्सिडीज और ट्रांसफर दे रहा है, सब्सिडीज फर्म को दे रहा है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स दे रहा है हाउस होल्ड को, ठीक है। इस चार्ट को मैंने बता दिया, जैसे वहां पे फ्लो करा उसी बेसिस पे यहाँ पे रियल मनी फ्लो, फ्लो टाइप मनी फ्लो, ठीक है। की कंसेप्ट क्या है, जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई है इन्वेस्टमेंट और जी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसको अच्छे तरीके से याद करना, जब भी 3 सेक्टर इकोनॉमी आप लिख रहे हो इसको ड्रॉइंग करना मैंडेटरी है। क्लियर हुआ, इज देयर एनी डाउट? Is there any doubt? Yes or no? Okay, no doubts. नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री में प्रोड्यूस्ड होते हैं इन गिवन ईयर, मेजर करते हैं हम लोग करंट प्राइस में। देखो ये डेफिनेशन जीडीपी हम लोग ऊपर से पढ़े हुए, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है जिसे हम लोग अपने विद इन द कंट्री में और विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, सपोज स्पेसिफिक पीरियड है 1 ईयर, तो 1 ईयर में इस कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी तो बोल रहे हैं, लेकिन नॉमिनल जीडीपी मतलब जो करंट प्राइस में हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं नॉमिनल जीडीपी, प्राइस ऑफ द सेम ईयर। और ये जो रियल जीडीपी है जिसको हम लोग बेस ईयर मतलब कांस्टेंट प्राइस, इन दोनों में यही फर्क है, इसलिए मैं साथ में बता रही हूँ। नॉमिनल जीडीपी मतलब जो करंट प्राइस है, मतलब जो सेम ईयर में जो प्राइस बढ़ा, और रियल जीडीपी मतलब जो कांस्टेंट प्राइस है, मतलब बेस ईयर, सपोज 2018 से लेकर 2025 तक, तो मैं 2018 को अगर बेस ईयर लिखूं उस वक्त 100 था और 2025 में मेरा है 500, तो ये इसको अगर मैं कंसिडर करूंगी ये हो जाएगा मेरा रियल जीडीपी, और इसको अगर मैं कंसिडर करूंगी तो ये हो जाएगा मेरा नॉमिनल जीडीपी। आई होप नाउ इट इज क्लियर। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, summation of out quantity of output at current year price। आज इस साल के ईयर प्राइस में कितना मेरा आउटपुट का क्वांटिटी है, उसको जब हम लोग टोटल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, और जब हम लोग आउटपुट को बेस ईयर में इनटू करके समेशन करते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं रियल जीडीपी। आई होप दोनों क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे डिफरेंस मैंने दे दिया है प्राइस लेवल, जैसे करेंट ईयर देखा जाता है, इसमें बेस ईयर देखा जाता है। इसमें हम लोग इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हैं, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि इसमें हम लोग बेस ईयर को देख रहे हैं। पहले का इन्फ्लेशन क्या ऐड करेंगे, जो अभी चल रहा है उसको हम लोग ऐड करते हैं नॉमिनल में। एक्यूरेसी लेस एक्यूरेट होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है, वैल्यू ऑफ इकोनॉमी लेते हैं और इसमें हम लोग एक्चुअल ग्रोथ ऑफ मेजरमेंट देखते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, ये मेजर करता है ओवरऑल लेवल प्राइस चेंजेस। जैसे प्राइस हमेशा इक्वल तो नहीं रहता है, प्राइस चेंज होता है। जो प्राइस चेंज हो रहा है, जैसे इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, या इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन। तो अगर डिफ्लेशन की वजह से प्राइस चेंज हो रहा है या इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस चेंज हो रहा है, इसको जब हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं जीडीपी डिफ्लेटर in an economy. It shows the ratio between the country's nominal GDP and real GDP. जो real GDP है, जैसे 100:500, ये जो रेशियो है 1:5 का, ये हमें बताता है रियल जीडीपी। दैट इज द रेशियो बिटवीन द कंट्रीज नॉमिनल जीडीपी और एट द रियल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, तभी तो परसेंटेज देगा, इसीलिए हम लोग इनटू 100 कर रहे हैं। क्लियर इंटरप्रिटेशन देखो, जीडीपी डिफेक्टर वैल्यू अगर ये 100 है, मतलब इक्वल टू 100, कुछ नहीं है मतलब इक्वल टू 100, तो यहाँ पे कोई भी इन्फ्लेशन नहीं है बेस ईयर। अगर 100 से ज्यादा है तो मतलब इन्फ्लेशन हुआ है, प्राइस बढ़ा है। अगर 100 से कम है तो मतलब डिफ्लेशन हुआ है, प्राइस घटा है। मतलब अगर 2018 में भी बोतल का प्राइस 100 रुपए था और 2025 में भी बोतल का प्राइस 100 ही रुपए है, तो इसका मतलब क्या है, डिफ्लेट इन्फ्लेशन भी नहीं हुआ, डिफ्लेशन भी नहीं हुआ। तो ये हो गया इक्वल टू 100। अगर ये 200 रुपए या 500 रुपए हुआ है तो मतलब इन्फ्लेशन हुआ है। अगर ये 80 रुपए हो गए तो मतलब डिफ्लेशन हुआ है, मतलब प्राइस घटा है। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मैंने दिया है, इसको अच्छे से पढ़ना। देखो सबसे पहले आइटम्स है यहाँ पे इंक्लूडेड, हम लोग को ये बताना है कि नेशनल इनकम में ये सारे आइटम्स इंक्लूड होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो भी उसका रीजन बताओ और नहीं होता है तो भी उसका रीजन। ये मेरा देने का भी एक रीजन है क्योंकि इससे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। समझ पा रहे हो, ये नोट्स बनाने का मेरा जो भी इन फ्यूचर भी जो भी नोट्स बनेगा हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। और उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यही सब बनाता है कि आपको रीजंस पता होना चाहिए, ये नहीं कि आप सिलेबस को पूरा बस याद कर लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एक होम लोन में, तो होम लोन में जो इंटरेस्ट हम लोग देते हैं क्या वो नेशनल इनकम में जुड़ता है, नहीं जुड़ता है। क्यों नहीं जुड़ता है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, मेरा पर्सनल, ये तो नहीं उससे मेरे नेशन को कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। तो ये हो गया आपका रीजन। समझ में आ रहा है, ऐसे करके आपको इसको पढ़ना है। रेंट रिसीव फ्रॉम अ हाउस, अगर मैं जो घर को अगर भाड़े में देती हूँ, मेरे को उससे जो रेंट रिसीव होता है क्या वो मेरे नेशनल इनकम में आता है, यस आता है, क्योंकि इट इज अ प्रोडक्टिव एसेट। ये आपका घर आपका एक असेट है ना, उस असेट से जो रेंट आपको मिलता है वो आपका इनकम है, फैक्टर इनकम है। स्कॉलरशिप अगर हमको रिसीव होता है एक स्टूडेंट को, तो वो हमारा नेशनल इनकम में नहीं आता है, क्योंकि ये एक ट्रांसफर पेमेंट है जो हम लोग को मिलता है बाय गवर्नमेंट द्वारा, नॉट इनकम अर्न, हम लोग इसे अर्न नहीं कर रहे हैं। सैलरी यूज बाय एन इंडियन वर्किंग इन यूएसए, यूएसए में अगर हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन हम इंडियन है, तो क्या वो नेशनल इनकम में आएगा, नो। इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या, डोमेस्टिकली हम लोग क्या अर्न करें, तो डोमेस्टिक में नहीं है ना, मतलब इंडिया के अंदर का नहीं है, वो बाहर का है, तो वो मेरे नेशनल इनकम में नहीं आएगा। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन वर्कर इन यूएस एम्बेसी इन दिल्ली, अगर मुझे बाहर से यूएस एम्बेसी बाहर की कंपनी से अगर मुझे इनकम रिसीव होता है तो वो आएगा, क्यों, क्योंकि मेरे कंट्री में रिसीव हो रहा है ना, काउंटेड इन द नेशनल इनकम, बिकॉज ये आपने कमाया कहाँ है, कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। पेंशन जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, पेमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी, आपने से अर्न नहीं किया, ये आपको दिया जाता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ लोन गिवन टू अ फ्रेंड, जो हम लोग दोस्तों को देते हैं, इंटरेस्ट रिसीव, अगर हम लोग लोन दिए उसमें जो इंटरेस्ट आता है वो फैक्टर इनकम है, आप अपने कैपिटल को दे के आपका इनकम अर्न हो रहा है, तो ये हमारा आएगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, अगर गिफ्ट रिसीव होता है वो नहीं आता है। इनकम अर्न बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो आता है क्योंकि ये कमाई है। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर है, बहुत ही अच्छे से मैंने इसे बनाया है, तो कृपया इसे अच्छे से याद करिएगा और समझिएगा, ठीक है।
कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम चल रहे हैं अभी चैप्टर के एंड की ओर। थ्योरेटिकल शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर, ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो मैंने दिया है। व्हाट इज नेशनल इनकम, एकदम शॉर्ट समरी में, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जो कि फैक्टर कॉस्ट में होता है। जीडी एट मार्केट प्राइस, जो कि हम करंट प्राइस को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन को स्पेसिफाई करते हैं और इंक्लूड करें डायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन सब्सिडीज को हम लोग माइनस कर देते हैं। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, नेशनल इनकम, नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारे नेशंस में प्रोड्यूस होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन को हम लोग जब माइनस कर देते हैं तब वो हमारा नेट आता है। जैसे ग्रॉस से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस किए तो वो आ गया नेट। डिस्पोजेबल, ये तो मैंने अभी बताया, पर्सनल इनकम से जब आप डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हो तो वो हो जाता है डिस्पोजेबल नेशनल इनकम। ठीक है, ऐसे ही करके मैंने रेस्ट दे दिया, जीडीपी डिफरेंसेस बिटवीन जीडीपी जीएनपी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पर्सनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी। जैसे एक चैप्टर को हमेशा तो प्रॉपर याद करना या रिवाइजन करना पॉसिबल नहीं है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप अगर हर रोज भी हो, हर हफ्ते भी अगर थोड़ा थोड़ा ये वाला अगर आप पढ़ ले रहे हो तो आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे मैंडेटरीली सम्स के ऊपर। मैं पर्टिकुलरली आप पे प्रेशर नहीं दे रही हूँ कि आप लोग घर पे ये करो वो करो, कुछ नहीं। आपके बुक में ये सारा कुछ प्रोवाइडेड है, मैंने नोट्स दे दिया है। स्पेसिफिकली किसी को अलग से हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे इसका नोट्स का बोलने का जरूरत यही है कि आप बुक में अगर ये नोट्स रहेगा, जैसे मैं नीचे का सोल्यूशन बिना देखे इसमें सॉल्व कर सकती हूँ, जस्ट लाइक दैट। आपको पहले इसे समझना है, उसके बाद ऐसे करके बिना देखे देखे आपको खुद से घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको देखिए क्या बोल रहा है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सॉरी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आप निकालना है। यहाँ क्या आपको देना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएफआईए, डिप्रिसिएशन, सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे आपको निकालना है ग्रॉस। नेट हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करके निकालते हैं, तो ग्रॉस क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर क्या बोला था, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। तो अगर हमको नेट दिया हुआ है और हमको निकालना है ग्रॉस, तो हमें क्या होगा, नेट को हमको ऐड कर देना होगा, तब तुम्हें ग्रॉस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जीडी एट मार्केट प्राइस, तो ठीक है हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है ग्रॉस एट फैक्टर कॉस्ट, और इनकम फ्रॉम ब्रॉड को हम ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करें और सब्सिडीज को भी हम लोग लेस करते हैं। क्लियर। और आपको नंबर वैल्यू पुट करके, जैसे ही आप नंबर वैल्यू पुट करोगे माइनस करोगे, आपके 88,000 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सम्स क्लियर है, यस और नो बोलो। सम्स क्लियर हो रहा है, कैसे कैसे सम्स है। एनएनपी बोल रहा है, डेप्रिसिएट किया हुआ है। एनएनपी मतलब देखो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो मतलब मेरा नेट निकल के आ जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस सेम है, हम लोग ऐड कर देंगे, जो फॉरेन सम इनकम अर्न करते हैं उसको ऐड कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, सब्सिडीज को माइनस कर देंगे। बस जो हम लोग पढ़ के आए हैं वही चीजें हैं, बस आपको सम्स में मैं सॉल्व करा के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना कितना ज्यादा मैंडेटरी है। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, राइट, जीडीपी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनएनपी एट मार्केट को ऐड करके आ जाएगा सेम। और लेकिन जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोल रहा है, तो हम लोग नेट जो एनएफआईए है उसको हम लोग माइनस रखेंगे, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये रहेगा प्लस, क्योंकि पहले के उसमें था माइनस, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे थे, फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं, तो मार्केट में हम लोग सब्सिडीज को माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स से, और जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग एड ऑन कर देंगे। जैसे 800 माइनस 200 था, 600 को हम लोग एड ऑन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, तो मतलब एनएनपी है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद एफआईए को ऐड कर देंगे, एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें फैक्टर कॉस्ट बात की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसको इसीलिए करवा रहे क्योंकि सारे सॉल्यूशंस हम आपको बुक में दे चुके हैं, पर्टिकुलरली मैंने सॉल्व करके आपको दिया है। बहुत सारा ही क्वेश्चंस आपके बीकॉम के लिए है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं बीकॉम 23 टाइप, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये इतना सारा क्वेश्चंस मैंने 10 IAS दिया है, तो इतना सारा क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ जाता है, देन यू आर गुड एनफ लाइक फॉर
नेशनल इनकम। ठीक है, ऐसे करके आपको समझना है, इस चैप्टर को अच्छे से समझिए क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में भी हमारा समझ आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो मतलब जीपी दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करें, एनएफआईए को प्लस करेंगे, और जैसे था इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज को माइनस करेंगे, यहाँ माइनस होगा और बस आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट ये वाला फॉर्मूला ऊपर भी हम लोग किए थे। ये जैसे 2023 टाइप का है, देखिए जैसे हम लोग को दे दिया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, कंजम्पशन एट फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसको हमको कैसे निकाला है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन कर जाएगा तो मेरा नेट निकल के आ जाएगा। दैट्स इट, कुछ है ही नहीं, इतना सिंपल। देखो सिर्फ यहाँ पे दो चीजें दिया हुआ है और आपको एक ही चीज पूछा है, यहाँ पे तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैंने आपको निकालना सिखाया, तो दो चीज देगा तो आपके लिए और भी ज्यादा ये आसान है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे पर्सनल इनकम आपसे पूछा है, पर्सनल इनकम बताओ, तो नेशनल इनकम दे दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे मैंने बताया था नेशनल इनकम से आपको कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर देना है, इसको माइनस करोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आपको बांट देना है, और उसके बाद ट्रांसफर इनकम है आपका, तो इनकम को आप ऐड कर दोगे, इसको लेस कर दोगे, इसको लेस कर दोगे, तो अल्टीमेटली जो भी आप आएगा वो आ जाएगा आपका पर्सनल इनकम। नीचे देखो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हमको क्या करना है, ऐड कर देना है बस। उसके बाद देखो यहाँ पे बोलता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, मतलब पर्सनल इनकम जैसे आप टैक्स को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। मतलब चीजों को आपको समझना है, मैंने 10 से ज्यादा क्वेश्चन दिए, मतलब 40 क्वेश्चन आर देयर, तो इट इज मोर देन इनफ। सी यहाँ पे क्या करना है, एनआई फैक्टर कॉस्ट, मतलब वही जीडी से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एनआई को ऐड कर देंगे और ये वाला एज इट इज कर देंगे। अब गिविंग यू 5 मिनट्स, आप पूछिए, आपको अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका एक न्यू क्लास चालू होगा, तो उसके लिए भी मैं आपको मैसेज कर दूंगी, तो आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? 14 sums is more than enough for your income, national income। बोलिए। चलो, थैंक यू। इसके बाद क्लास है, करना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।